Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का जो कि कक्षा 11वीं की बुक से लिया गया है, टेस्ट नंबर 7 कक्षा 11वीं की बुक से है साथियों ये टेस्ट नंबर 7। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिख रखा है, सूचना प्रक्रमण उपागम का संबंध है व्यक्तित्व से, बुद्धि से, अधिगम से, बाल विकास से। इस प्रकार के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको NCERT 11 की बुक्स में से देखने को मिलेंगे। तो विशेष प्रश्नों का समावेश इसमें है। NCERT का टेस्ट नंबर 7 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपके आता है, किस अवस्था में बालक मूर्त उदाहरणों में तर्कना कर सकते हैं किंतु अमूर्त वस्तुओं पर विचार नहीं कर पाते हैं? संवेदी पेशीय अवस्था, वैचारिक उदय की अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था और अमूर्त तार्किकता की अवस्था। तो मित्रों देखिए, बालक मूर्त उदाहरणों में तो तर्क ना कर रहा है लेकिन अमूर्त वस्तुओं पर विचार नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसको हम कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन क्या यहाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था विकल्प में है? नहीं। तो देखो, उसे मूर्त को संवेदी तो नहीं कहा जाएगा, मूर्त को अमूर्त भी नहीं कहा जाएगा। वैचारिक उदय की अवस्था और वैचारिक क्रिया की अवस्था, इन दोनों में से एक सही रहेगा। तो साथियों, जो वैचारिक उदय की अवस्था है ये तो होती है आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जबकि जो वैचारिक क्रिया की अवस्था है मित्रों, ये होती है आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों यहाँ पर देखिए, बालक मूर्त उदाहरणों में तर्कना मूर्त संक्रियात्मक या वैचारिक क्रिया की अवस्था में करता है लेकिन अमूर्त वस्तुओं पर वो विचार नहीं कर पाता है। तो विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 1 में। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं भोपाल से किसी कार्य के लिए जा रहा हूँ भोपाल को, तो साथियों वहाँ पर आपके कल कोई 25 जनवरी को कोई टेस्ट नहीं आ पाया था, लेकिन वापिस आज से रोजाना फिर वो 3 ही टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने ये भी पोस्ट किया था कि आपको कम से कम 20 PDF के आसपास मिल जाएगी। तो साथियों, ये जो नया मोबाइल मैंने लिया है तो इसमें सारी जो PDF हैं वो PDF पुराने मोबाइल में रहेगी थी साथियों, तो इसलिए इस वजह से मैं उस PDF को नहीं डाल पाया साथियों। तो आज वो PDF में डाल दूंगा, निश्चिंत रहो, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। प्रश्न नंबर 2 मित्रों, प्रश्न नंबर 2 है, वह बिंब जो किसी उद्दीपन के खत्म हो जाने या दूर हो जाने के बाद भी बना रहता है कहलाता है? उत्तर प्रतिमा, विलोपन, आयाम और जीववाद। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि उस बिंब को क्या कहते हैं जो कोई उद्दीपक को उद्दीपन के खत्म हो जाने या दूर चले जाने के बाद भी बना रहता है। मतलब आपके सामने जैसे कोई उद्दीपक है, अब वो उद्दीपक खत्म हो गया या फिर वहां से दूर चला गया साथियों, उसके बाद भी वो बना रहता है, तो उसको जीववाद तो कहेंगे नहीं। जीववाद तो प्रत्येक वस्तु को सजीव माना जाता है। विलोपन में क्या होता है साथियों? अनुबंधन का विलोप हो जाता है। आयाम अलग है, इसको कहते हैं उत्तर प्रतिमा। किस नाम से जाना जाता है मित्रों? उत्तर प्रतिमा के नाम से इसको जाना जाता है। तो विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 2 में। क्लियर है ये प्रश्न भी सभी के? चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। आपके तीसरा क्वेश्चन आता है, सहचारी अधिगम का अर्थ है। सहचारी अधिगम का अर्थ पूछे आपसे, जहां अधिगम स्वतः हो जाता है, जहां अधिगम अंतर्दृष्टि से उत्पन्न होता है, जहां कुछ घटनाएं एक साथ होती है, ये घटनाएं 2 उद्दीपक हो सकती है और उपयुक्त सभी। तो मित्रों देखिए, सहचारी अधिगम का मतलब ये नहीं होता है कि जहां अधिगम स्वतः हो जाता है उसको सहचारी कहेंगे, नहीं। अंतर्दृष्टि से उत्पन्न अधिगम को भी सहचारी नहीं कहेंगे, बल्कि जहां कुछ घटनाएं एक साथ घटित होती है, ये घटनाएं 2 उद्दीपक हो सकती है, तो उसको कहते हैं सहचारी अधिगम। सह मतलब साथ में, तो जहां पर एक साथ कुछ घटनाएं घटित होती है तो उसको ही सहचारी अधिगम के नाम से जाना जाता है। जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, प्राचीन अनुबंधन है, ये सहचारी अधिगम के अंतर्गत आ जाते हैं साथियों। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 मित्रों, आपके प्रश्न नंबर 4 है,
दो भयोत्पादक लक्ष्यों के बीच द्वंद्व प्राय जिसका समाधान नहीं हो पाता है कहलाता है उपागम उपागम द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, दो भयोत्पादक, भयोत्पादक मतलब जिनसे आपको डर लगता है, लक्ष्यों के बीच द्वंद्व मतलब जिनको आप दोनों को ही प्राप्त नहीं करना चाहते हो फिर भी आपको अंतर्द्वंद है, जिसका समाधान नहीं हो पाता है कहलाता है उपागम उपागम द्वंद, उपागम परिहार द्वंद, परिहार परिहार द्वंद और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, दो भयोत्पादक मतलब दोनों चीजों को नहीं लेना चाहते और फिर भी एक लेने पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति को आप दोनों को ही नहीं लेना चाहते, मतलब दोनों ही आपको नापसंद है साथियों, तो ऐसे द्वंद्व को परिहार परिहार द्वंद्व कहते हैं। जबकि अगर यूं होता कि एक तो इच्छित है और एक भयोत्पादक है, तो इच्छित उपागम में आएगा और भयोत्पादक परिहार में, तो उपागम परिहार राइट हो जाता। दोनों को ही लेना चाहते हो तो फिर एक उपागम उपागम राइट हो जाता। तो साथियों, लेकिन यहाँ परिहार परिहार सही है क्योंकि दोनों ही क्या है, भयोत्पादक है। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 4 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। मित्रों, प्रश्न नंबर 5 आपके आता है, वह चिंतन का कौन सा प्रकार है जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित होता है? अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, सादृश्यवादी चिंतन और अभिसारी चिंतन। देखिएगा, चिंतन का कौन सा प्रकार है, तो मित्रों देखिएगा, जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित करता है। तो अपसारी चिंतन का मतलब तो होता है सर्जनात्मक चिंतन। अब सर्जनात्मक चिंतन में समस्या का एक हल नहीं निकाला जाता है बल्कि उसके अनेक हल प्रस्तुत किए जाते हैं। बाकी आलोचनात्मक तर्क में गुण दोष देखे जाते हैं। और सादृश्यवादी जो चिंतन है साथियों, सादृश्यवादी चिंतन में क्या किया जाता है, उपमा की जाती है। जबकि जो अभिसारी चिंतन है इसमें समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। क्लियर है ये प्रश्न भी सभी के। नेक्स्ट, अच्छा, अपसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से है और अभिसारी चिंतन का संबंध बुद्धि से है। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए साथियों। प्रश्न नंबर 6, तो आपके 6ठा क्वेश्चन है मित्रों, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो केंद्रक में स्थित होता है क्या कहते हैं उसे? RNA, DNA, गुणसूत्र और सभी। तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो केंद्रक में उपस्थित हो उसको DNA के नाम से जाना जाता है। DNA का मतलब होता है डी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है साथियों? डी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल DNA का पूरा नाम होता है, जबकि RNA का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। साथियों, विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे चल लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7, अहम केंद्रवाद की विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 16 वर्ष। देखिएगा मित्रों, अहम केंद्रवाद मतलब खुद पर ही केंद्रित होना, खुद को के अनुसार ही सारी चीजें चलती है ऐसा मानना। जैसे एक बालक सोचता है कि सूरज मेरे साथ चलता है, सूरज मेरे साथ चलता है, तो ये क्या कहलाया? अहम केंद्रवाद। ऐसी स्थिति बालक जब 2 से 7 वर्ष मतलब बालक जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तब उसमें अहम केंद्रवाद की विशेषता पाई जाती है। लेकिन साथियों, मैंने आपको बताया था कि किशोरावस्था में भी बालक 2 विशेष प्रकार के अहम केंद्रवाद को विकसित कर लेते हैं। तो उन दोनों के आप कमेंट करके जरूर नाम बता के जाइए कि कौन से 2 प्रकार मैंने बताए थे मित्रों। इसे वो क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। यहाँ पे आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। मित्रों, 8वें प्रश्न को थोड़ा समझना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, क्वेश्चन सही हो जाएगा। टहलना, लिखना एवं अंगुलियों के कौशल का सही पेशीय विकास क्रम है? स्थूल सूक्ष्म स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म और स्थूल स्थूल स्थूल। तो साथियों देखिए, टहलना, टहलना तो स्थूल पेशीय कौशल में आ जाता है, लेकिन स्थूल तो सभी में लगा हुआ है। फिर लिखना, लिखना साथियों सूक्ष्म में आता है। किस में आता है? सूक्ष्म में आता है। और अंगुलियों का कौशल का सही उपयोग ये भी आता है सूक्ष्म में। तो जहां पर आपके स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म वाला विकल्प है वही सही आंसर है। तो स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म यही विकल्प सही है साथियों प्रश्न 8 में तीसरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। सूचना प्रक्रमण उपागम का संबंध है।
व्यक्तित्व से, बुद्धि से, अधिगम से, बाल विकास से। तो साथियों देखिए, मैं आपको बता दूं कि सूचना प्रकरण उपागम का संबंध बुद्धि से है। बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मनोमितिक उपागम। कौन सा उपागम? मनोमितिक उपागम। और एक है सूचना प्रक्रमण उपागम। ये जो सूचना प्रक्रमण उपागम है साथियों, इसको देने वाले थे स्टर्नबर्ग। कौन थे? स्टर्नबर्ग। तो यहाँ पर ये अग्रणी में भी माने जाते हैं, सूचना प्रकरण उपागम के अग्रणी भी ये माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न 9 में। और आज का अंतिम और 10वां क्वेश्चन साथियों, साइकोलॉजी के आज 10 ही क्वेश्चन ले पाया। बाकी शिक्षण विधियों के पूरे 20 क्वेश्चन मिलेंगे और हिंदी के भी पूरे 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न, एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की जीन प्रक्रिया को कहा जाता है? उत्परिवर्तन, जीन प्रारूप, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो साथियों एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की जो जीन प्रक्रिया है उसको उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उत्परिवर्तन के नाम से। विकल्प नंबर 1 सही है। पीडीएफ लेना है तो स्टडी विद पीएन लोधा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम भी मैंने बना रखा है, वहां से आप निःशुल्क पीडीएफ ले सकते हो साथियों। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।